तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब 5 फिजिक्स के चैप्टर को लेकर के। मैं आप लोगों को किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान में फिजिक्स का 5 लेसन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और क्योंकि ज़्यादा लेसन डिस्कस तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम मतलब लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने 5 चैप्टर को इसमें कवर किया है और मैं आप लोगों को बता दूँ मैं कैसे पढ़ती हूँ और क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को वो सब बताते हुए चलूँगी इस वीडियो में। और आप लोगों को साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ शुरू से, कौन-सा चैप्टर में क्या वेटेज है, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया हुआ है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है यहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 5 चैप्टर को कवर करने वाले हैं, 1 लेसन से लेके 5 लेसन तक। तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है और कौन-सा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए चलते हैं वहाँ। तो देखिए देखते हैं, ये पहला लेसन हो जाता है आप लोगों का भौतिकी। तो ये है भौतिकी लेसन और इसमें से भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्या है मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा नहीं, इसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है। और देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोगों को मार्क भी किया गया है। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं किरण पब्लिकेशन का पूरा इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ऐसे पार्ट वाइज़ दे दूँगी, क्योंकि इस वीडियो में आज हम 5 लेसन तक इसमें कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट लेसन ऐसे आगे वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे विज्ञान की शाखा दिया है, लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 फर्मी बराबर 10 पर घाते -15 मीटर। तो ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में काम करेगा, या तो आप लोगों को इसको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर घाते -10 मीटर। तो ये आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग साइंस पढ़ेंगे तो इतना तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। और यहाँ से देख लीजिए आप लोगों को दिया हुआ है भौतिकी भौतिक राज की मूल इकाइयाँ जो आप लोगों को दिया हुआ है। तो 4, तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन पूछने का आप लोगों का फॉर्मेट क्या रहेगा, इसमें आप लोगों को 3 ऑप्शन दे देगा और 1 ऑप्शन किसी और का दे देगा। तो आप लोगों से पूछेगा कि कौन-सा इसमें नहीं है, तो आप लोगों को जब ये पता रहेगा तभी आप लोग नहीं का टिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये भी पढ़ना है। और ये देखिए समतल कोण का जो दिया है मात्रक स्टेरेडियन, और ठोस कोण का मात्रक जो दिया हुआ है स्टेरेडियन दिया हुआ है। ये भी आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को देखते हैं, और ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऑब्वियसली ऐसे आप लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन आप लोगों को पता होते हुए भी आप लोग न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को इस पे विशेष ध्यान देना है। आप लोगों को इसे मिनट से घंटे में, घंटे से सेकंड में आप लोगों को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। और यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है मान, तो ये मतलब आप लोगों को न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को बस प्रकाश वर्ष की दूरी याद होनी चाहिए। और ये नाटिकल मील वाला, एक नाटिकल बराबर 1852 मीटर होता है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैं बता दूँ, ये मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ आप लोगों को मिली सेकंड देखने को मिलेगा। तो आप लोग मिली सेकंड बराबर 10 पर घाते -3, आप लोग इतना ही याद रखेंगे तब भी बहुत है, इनफ है न्यूमेरिकल के लिए। इन सब का यूज़ थोड़ा कम होता है, बस 10 पर घाते -3 का यूज़ न्यूमेरिकल में ज़्यादा होता है। वो भी आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी के ध्यान में रख के हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो मैं कहूँगी कि बस आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा है, आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि आपको चेंज करने के लिए भी आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मात्रक भी दिया हुआ है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, आवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग होता है, कोणीय का स्टेरेडियन होता है, और पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर होता है, और विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और वैद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है।
और प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप लोगों को प्रतीक भी पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए तो आप लोगों से विभवांतर पूछा है, अगर मान लीजिए आप लोग विभवांतर निकाल भी दिए तो वहाँ पे वी उतना ही मान दिया रहेगा। जैसे 15 आप लोगों का आंसर आया 15 C, 16 V, उसके बाद यहाँ पे दे देगा 18 J। तो आप लोगों को जब मात्रक पता रहेगा विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो आप लोग यहाँ पे कवर, तो आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे तो वो सही होगा। नहीं तो अगर आप लोगों का आंसर भी आ जाएगा लेकिन आप लोगों का मात्रक सही नहीं रहेगा तो वो गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए आप लोगों को मात्रक भी याद होना चाहिए। और मैं बता दूं नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे इसका, तो आप लोगों को मतलब याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आप लोगों का केल्विन। केल्विन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये कैंडेला एम्पियर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो मैंने बताया आप लोगों का विमीय सूत्र भी याद होना चाहिए और मात्रक भी याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मात्रक, यहाँ पे देखिए त्वरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है वेग परिवर्तन बटे समय, और यहाँ पे बल का मात्रा गुणे त्वरण, और यहाँ पे ऊर्जा का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप लोगों का मात्रक और भौतिक राशियाँ दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे भी देखना है, ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे डेसिबल है, डेसिबल दिया हुआ है, और उसके बाद ध्वनि तीव्रता है। डायोप्टर, ये है लेंस की शक्ति। और यहाँ पे डाइन का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, और ऊर्जा का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में अर्ग, और जूल का होता है ऊर्जा, न्यूटन का होता है बल। तो ये आप लोगों का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। तो ये भी आप लोगों को मतलब ये इन सब चीज़ों में सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बस देखिए हर्ट्ज है, वोल्ट है, किलोवाट है, शक्ति का मात्रक है, टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, उसके बाद कैंडेला है। तो इन सब चीज़ों पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, और ये जो बच रहा है आप लोगों को बस वैसे ही रिवाइज करना है। और यहाँ पे देखिए विमीय सूत्र, ये है विमीय सूत्र आप लोगों को, तो विमीय सूत्र को आप लोगों को भी याद करना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही विमीय सूत्र दिए गए हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का भी इम्पॉर्टेंट है, और आयतन का भी यल पर घातीय 3 होता है, और घनत्व का भी ML -3 है। तो चाल का भी और बल का भी, त्वरण का भी, दाब का भी। तो ये इम्पोर्टेंट है। और गति के नियम अदिश राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं, तो आप लोगों को पहचानना होता है कौन सी सदिश राशियाँ हैं, कौन सी अदिश राशियाँ हैं। तो इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, और जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें परिमाण और दिशा की दोनों दोनों की दूरी होती जरूरत होती है, उससे सदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि में कौन कौन आ जाते हैं, लंबाई आ जाता है, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब आ जाता है आप लोगों का। ऐसे और भी है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है आप लोगों का गति के प्रकार। तो गति में भी कई प्रकार होते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को दिया है। रेखीय गति, अविनिमेय गति, कंपन गति, वृत्तीय गति, और सापेक्ष वेग। तो ये भी आप लोगों को पढ़ना जरूर है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का। त्वरण का SI मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए चाल दिया हुआ है, चाल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और त्वरण को तो आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, आप लोगों को त्वरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसके फार्मूले भी बनते हैं, देखिए न्यूमेरिकल के लिए दिया है A बराबर V माइनस U/T। तो जहाँ पे A स्मॉल a होता है त्वरण, और U होता है प्रारंभिक वेग, और V है अंतिम वेग। इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आप लोगों को देखिए, ये आप लोगों को वन लाइनर पढ़ना है ज़रूर, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो अगर आप लोगों को कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो आप लोगों को पढ़ना तो ज़रूर है। और देखिए जड़त्व विराम का जड़त्व, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्या कह रहा है, जड़त्व से आप लोगों के भी क्वेश्चन बनते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य न लगाया जाए। अगर एक गिलास को रख देते हैं तो जब तक उस गिलास को हटाएंगे नहीं तो वो खुद से तो हटेगा नहीं, तो इसलिए इसी को विराम का जड़त्व कहते हैं। और कोई गति में रहे तो उसे गति का ही जड़त्व कहते हैं।
और ये देखिए न्यूटन का तृतीय नियम आ गया आप लोगों को। तो जो न्यूटन का पहला नियम है उसे न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं और साथ में ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का कि न्यूटन के प्रथम नियम को दूसरा नाम क्या है। तो न्यूटन के पहला नियम का जो दूसरा नाम है वो है जड़त्व का नियम के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है कि मतलब पहले के प्रकार पे आप लोगों को कितने क्वेश्चन बन सकते हैं पहले के आकार में जड़त्व के नियम से। तो ये सब पहले चैप्टर का आप लोगों का पहले नियम का उदाहरण है। ये सब आप लोग यहाँ से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को सारा बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को देख लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे बस अथवा रेलगाड़ी को अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, तो ये क्यों गिर जाता है। तो ये जड़त्व के पहले नियम के कारण गिर जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे किस कारण बस में यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, तो ये भी जड़त्व के कारण ही हो जाता है। और चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर जाता है, तो ये भी जड़त्व के कारण होता है। तो इसमें न्यूटन के पहले नियम के कारण ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम आ गया और यहीं से न्यूटन के द्वितीय नियम से ही आपका बल का सूत्र निकला हुआ है। तो आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछेगा कि न्यूटन के बल का नियम कहाँ से निकला हुआ है। तो आप लोग बताएंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से निकला हुआ है, या तो आप लोगों को दे देगा कि बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से निकला है, तो आप लोग बताएंगे कि उसके दूसरे नियम से निकला हुआ है ये बल का सूत्र। ये सब मैंने पढ़ा हुआ है यूट्यूब से मिक्सचर करके, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं यूट्यूब से देखी थी तो वहाँ पे, तो जब मैं यूट्यूब से पढ़ ली तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझ में आ गया था कि मतलब ये यहीं से कह रहा है। तो आप लोगों को वन लाइनर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जो ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है वो द्वितीय नियम का फॉलो करके दिया हुआ है। देखिए क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींचता है, क्यों खींचता है। तो ये किस नियम के अनुसार खींचता है पीछे अपनी हाथ, तो ये द्वितीय नियम के अनुसार खींचता है। इसी प्रकार से आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे दे देगा तो बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ऐसे करके आप लोगों को देगा। तो ये द्वितीय नियम आप लोग लगाएंगे और यहाँ पे देखिए तृतीय नियम है और तृतीय नियम को इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और तो इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा कि न्यूटन के तृतीय नियम किसे कहते हैं। तो क्रिया जो प्रतिक्रिया का नियम होता है उसे तृतीय नियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप लोगों का संवेग आ गया, तो इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे भी कुछ कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये है और ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे, कोणीय संवेग भी आप लोगों को देख लेना है। और यहाँ पे बल आघूर्ण आ गया, घर्षण आ गया, ये भी आप लोगों को देखना है क्योंकि बल आघूर्ण भी इम्पॉर्टेंट है। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर होता है और ये एक सदिश राशि है। बस आप लोगों को बल आघूर्ण में इतना ही पढ़ना है, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन प्रति मीटर है। उसके बाद आप लोगों को देखना है, इससे कुछ सवाल भी लगते हैं, लेकिन सवाल मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने एक दो सेट किया है तो मुझे घर्षण से नहीं देखने को मिले हैं फार्मूले। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि घर्षण से मतलब कम ही आता है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो हमें वो कंटेंट पढ़ना है जो मतलब हमारे लिए ज़्यादा भी ना हो और फिर हम आसानी से पढ़ भी सकें। तो हमें ऐसे कंटेंट को देखना है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है और ये भी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है उसमें। और देखिए यहाँ पे जी का मान जो होता है ना, ये स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण और अभी आप लोगों ने पढ़ा है। और देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये जो कैपिटल जी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, यही देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान सबसे कम और ध्रुवों पर इसका मान सबसे अधिक होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये कैपिटल जी आप लोगों से ऐसे नहीं पूछेगा स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान है उसी में दे देगा। दो चार चैप्टर तो आप दो चार ऑप्शन, तो इसमें एक ऑप्शन रहेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो आप लोगों का आंसर यही हो जाएगा।
और देखिए जी का मान पृथ्वी पर हम भिन्न भिन्न रहता है, तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है और जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। और पृथ्वी की घर्षण गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है और जी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। केंद्र पे पृथ्वी का मान शून्य होता है। नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है भार और भारहीनता। अभिकेंद्रीय बल दिया हुआ है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों के आते हैं। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, जैसे यहाँ पे दिया पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना किस बल पर डिपेंड करता है, तो आप लोग बताएंगे अभिकेंद्रीय बल पर डिपेंड करता है ये। और नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमता क्या है, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण वो लोग घूमते हैं। अपकेंद्रीय बल ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये अपकेंद्रीय बल आप लोगों को देखिए, इसका परिणाम अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। इसके केंद्र की से दूरी होती है। और जो कपड़ा सुखाने की मशीन में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है गुरुत्वीय केंद्र और संतुलन, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। और ये ऑनलाइनर है, आप लोगों को पढ़ लेना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूटन का नियम यहाँ पे आ जाता है, जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है, इनका ये फार्मूला न्यूटन के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है एफ बराबर जी m1 m2 r² होता है। और इसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलो मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का केपलर ने ग्रहों का नियम दिया था, तो ये है इम्पोर्टेंट आप लोगों का। और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट है उपग्रह का परिक्रमण, तो नेक्स्ट आप लोगों को हम दिखाते हैं। थोड़ा वीडियो आगे चल गया है, कंप्रोमाइज कीजिए, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। सरल आवर्तगत हो गया था, प्लान वेग दाब थोड़ा आगे चला आया है वीडियो। हाँ देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हम लोग यहाँ पे थे हम लोग। पलायन वेग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को पलायन वेग देखिए, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो ये होता है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे जो हो जाता है चंद्रमा पे आप लोगों का भी होता है पलायन वेग का मान, तो आप लोगों को प्लान वेग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे ऊर्जा ओम कार्य हो गया। ऊर्जा ओम कार्य से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए कार्य का मैंने बताया था W बराबर एफ एस होता है, या तो आपको W बराबर एफ एस कॉस थीटा भी हो जाएगा, MA कॉस थीटा होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे CGS पद्धति हो जाता है। और यहाँ पे फुट का भी मान हो जाता है। 1 फुट बराबर आप लोगों को 1.3 जूल 5-6 जूल देखने को मिलता हुआ है। तो देखिए यहाँ पे शक्ति का जो मात्रक होता है P बराबर WT होता है। और 1 वाट बराबर देखिए 1 जूल होता है। तो यांत्रिकी ऊर्जा भी आप लोगों का गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के इस फार्मूले पे आप लोगों का न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, K बराबर 1/2 mv²। तो इस पे आप लोगों को ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। और ये आप लोगों को प्रयास्तता का गुणांक आ गया, तो इसे भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि प्रतिबल का मात्रक देखिए यहाँ पे बल बटे क्षेत्रफल होता है। और यहाँ से आप लोगों को हुक का नियम भी पढ़ना है, क्योंकि हुक का नियम भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो है द्रव्यमान बैरोमीटर में पाठ्यांक का एकाएक गिर जाना तो आंधी की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होता है। तो यह आप लोगों को तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख लेना है, याद कर लेना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से। और यहाँ पे देखिए दाब का लेसन आ गया है अब आप लोगों का, तो ये दाब का जो लेसन है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट आप लोगों को देखिए इसका मात्रक भी आप लोगों को न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और ये भी होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये भी होता है।
तो देखिए आप लोगों का जो यहाँ पे दिया हुआ है, वायुमंडल दाब 10 पर घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब इतने मीटर के बराबर होता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, दाब द्रव का दाब, ये भी आप लोगों को ऐसे देख लेना है। गलनांक भी आप लोगों को देखना है और क्वथनांक भी देखना है, क्योंकि क्वथनांक से भी क्वेश्चन बनते हैं। सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। प्रेशर कुकर के अंदर जब अंदर दाब बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक ऊष्मा ग्रहण होती है। इससे खाना, तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों, प्रेशर कुकर में जल्दी भोजन क्यों हो जाता है, तो ये इसका ये मतलब है, ये बहुत ऊपर बहुत ज़्यादा भाप बनाती है तो नहीं, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे पलवन का नियम भी दिया गया है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत से संबंधित है। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल देके आप लोगों का किस सिद्धांत का पालन करता है, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट है आप लोगों का इसी में के सुकत्व का उदाहरण, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का उदाहरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ब्लेटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, क्यों, किसका उदाहरण है, तो 2-3 दे देगा आप, केंद्रीय बल के सुकत्व और द्वितीय नियम न्यूटन का। तो आप लोगों को इसमें से केशुकत्व का उदाहरण आप लोगों को लगाना है। तो इस आप लोगों को मतलब चैप्टर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों को ऐसे पढ़ना है, वैसे तो आप लोगों को सब रिवाइज कर लो तो अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, जो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, ससंजक बल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ससंजक बल किन दो अणुओं के बीच काम करता है, कैसे काम करता है, तो ये आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो है, एक पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षक बलों को ससंजक बल भी कहते हैं। तो ये है आप लोगों का। और देखिए यहाँ पे दिया पृष्ठ तनाव का जो है, पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है, वो इसका 3 टाइप पे से दिया हुआ है, आप लोग कोई एक भी याद कर सकते हैं। तो जूल या प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए आप लोगों को यहाँ पे साम्यता का गुणांक आ गया है। तो ये लेसन ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बट आप लोगों को पढ़ना ज़रूर है। और मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे देखिए आ गया है तरंग और उनकी ध्वनि तरंगे। तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शर्त दिया है, श्रृंग दिया है यहाँ पे गर्त। तरंगों का उठा हुआ भाग कहलाता है श्रृंग, और तरंगों का दबा हुआ भाग कहलाता है गर्त। तो ये भाग है श्रृंग और ये भाग है गर्त का। और आयाम, आयाम भी इसमें काम करता है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति काल भी हो गया। तो यहाँ से एक चैप्टर भी मतलब आवृत्ति काल आप लोगों को पूछा जाता है, और ये न्यूमेरिकल में ज़्यादा काम आता है। n बराबर 1/t, और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। और देखिए तरंग दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, आप लोगों को नेक्स्ट देखने में मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनुदैर्घ्य तरंगे दिया हुआ है, और यहाँ पे पैरावैगनी किरणें दिया हुआ है। तो आप लोगों को इस प्रकार से देखना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, चुंबकीय तरंगे दिया हुआ है, और इसमें गामा किरणें, विद्युत गामा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें और एक्स किरणें, देखिए यहाँ पे आप लोगों को सब दिया हुआ है। हर्ट्ज लागू, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए ध्वनि दिया हुआ है, ध्वनि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। तो ध्वनि में आप लोगों को क्या पढ़ना है, ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है और हमारे कानों की संवेदना करती है। तो कंपन की कला भी एक है। और ये देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, मैक संख्या भी निकालने को ये आप लोगों को देगा। तो मैक संख्या ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में ये यूजफुल होता है, आप लोगों को न्यूमेरिकल में ये यूजफुल है। मैक संख्या बराबर ध्वनि के स्रोत का वेग बटे ध्वनि का वेग, तो आप लोगों को मैक संख्या देखने को मिल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल में है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को देखिए ध्वनि से रिलेटेड भी यहाँ पे भी दिया गया है। ध्वनि का प्रसार क्या होता है, कि यह केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर
वायु ध्वनि नहीं सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं होता, तो इसी कारण वहाँ पे ध्वनि नहीं सुनाई देती है। और जो यहाँ पे है श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे और रक्त तरंगे कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। श्रव्य तरंगे जो होती हैं, श्रव्य तरंगे वे आंतरिक तरंगे हैं जिसमें आवृत्ति का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर इतना हर्ट्ज तक होता है। और यहाँ पे श्रव्य प्रास हमारे कान को इतने 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है। अश्रव्य 20 से कम होती हैं, ये तरंगे हमें सुनाई नहीं देती हैं। तो अश्रव्य तरंगे हमें सुनाई नहीं देती हैं, और प्राश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं, और ये चमगादड़, कुत्ते और बिल्लियों को सुनाई देती हैं। प्राश्रव्य तरंगे के उपयोग भी है संकेत को भेजना, समुद्र की गहराई को मापना और दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को मापना, ये प्राश्रव्य तरंगे ही कहती हैं। देखिए आप लोगों को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है, जो दिया हुआ है सोनार ऐसी विधि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है, तो ये सोनार कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों का। तो यहाँ पे देखिए कंपन का आयाम दिया हुआ है, और ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर दिया हुआ है। और WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि के लिए डेसिबल ध्वनि मानों के लिए सर्वोत्तम होता है। तो साधारण बातचीत जो करते हैं 30 से 40 होता है। जोर से जो चिल्ला के बात करते हैं तो वो 50 से 60 होता है। और जो ट्रैक टटर में आवाज़ आता है वो 10 से 20 के बीच में आता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑर्केस्ट्रा में जो आवाज़ आती है 100 डेसिबल का होता है। और मोटरसाइकिल विद्युत मोटर में 110 का होता है। और जेट और विमान में जो हवाएं होती हैं, मतलब हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा होती हैं, इसमें 150 तक होती हैं। और मशीन गन में तो 170 तक होती हैं। तो ये इसमें ये आप लोगों का ध्वनि का एवरेज दिया हुआ है। और यहाँ पे देखते हैं ध्वनि पर पर विभिन्न कारकों का भी प्रभाव होता है। ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, आर्द्रता का प्रभाव। तो देखिए कैसे होता है ध्वनि का प्रभाव, तो इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जैसे अगर माध्यम का ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल उसमें बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। मतलब दाब कारकों पर भी, ध्वनि कारकों पर भी निर्भर करती है। और नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का देखते हैं दबाव का प्रभाव जो है। ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर का दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ इसमें आर्द्रता का प्रभाव है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तो ये रहा मोस्ट चैप्टर आप लोगों का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से हम लोग उष्मा के साथ। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उष्मा से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी। और यहाँ पे जो उस चैप्टर का बाकी है, देखिए कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है, तो ये 1 मीटर 1/10 सेकंड तक रह जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई व्यक्ति आप लोगों से बोल रहा है तो वो आप लोगों के कानों तक आवाज़ कब तक रहेगा, या अगर आप लोग खुद ही अपनी आवाज़ को बोलते हैं तो वो थोड़ा देर तक सुनाई देती है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं गूंज। तो वो 1/10 सेकंड तक रहता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मतलब वो ध्वनि कब तक रहता है, तो 1 ये रहता है 10 सेकंड तक। और यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रतिध्वनि के लिए प्रावर्धक अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 16.6 मीटर होती है लगभग। मतलब कितना होना चाहिए, तो लगभग 17 होना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में आप लोगों को 16.6 नहीं दिया है तो आप लोगों को 17 मीटर लगाना है। अवरोधक की न्यूनतम जो दूरी होती है, और ये है तो कान में 1/10 सेकंड तक रहता है ही रहता है। तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण दिन में अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। तो ध्वनि की अपवर्तन के कारण ध्वनि का व्यक्तीकरण ये यहाँ पे दिया हुआ है। जब समान ध्वनि या आयाम दो तरंगों या एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। इसी घटना को ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन किसी अवरोधक के कारण तरंगों का
दिशा में परिवर्तन विवर्तन कहलाता है। यहाँ पे है क्वथनांक ये, और ये है संगणन। और देखिए कैलोरी मिति का सिद्धांत, यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। ऊष्माधारिता, ये जो है किसी वस्तु का कुल द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। और ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, और इसका साधारण मात्रक जो होता है कैलोरी होता है, और इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी बढ़ने पर आभासी प्रति वास्तविक आवृत्ति से घटती तथा निकट आने पर बढ़ती हैं। तो ये है शर्तें जो दिया हुआ है। स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति, पहला है ध्वनि के वेग को ध्वनि स्रोत के वेग से अधिक होना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ऊष्मागतिकी से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को कमेंट से हमें पता चलता है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।